नमस्ते। आज मैं आपको 153 पाठ पेज नंबर गोदान 153 वाचन करने जा रही हूँ। अभी मैंने 152 पेज तक का वीडियो यूट्यूब पर डाल दी हूँ, डाउनलोड कर चुकी हूँ। तो आशा है आपने सुन ली होगी, नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। तो वाचन करने जा रही हूँ। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले इसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदारी की तलाश में रहूँगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा। आपसे औरों से शायद 10% हो। क्यों, क्या करेंगे इतने रुपए लेकर? आप जो चाहें दे दीजिए। अब तो राजी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने नहीं खरीदे, अब बहुत थोड़े से हिस्से बच रहे हैं। हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने ना ली। आपने टाल मटोल की बुरी आदत है। जब आपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते रियासत आदमी की अक्ल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो मैं ताल्लुकेदारों की रियायतें जब्त कर लूँ। मिस्टर तखा मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तखा आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति न थे। आकर कुहनियों के बल मेज पर टिक कर बोले, आप जरा उस मुआवले पर भी विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर न मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में 1 आना भी चांस नहीं। मेरी इच्छा केवल यह है कि कौशल में ऐसा लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किए और जनता की कुछ सेवा की। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ न जाना ही नहीं, जिससे जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो वह गवर्नर और सेक्रेटरियों को दिया करती हैं, उनके लिए इस कौशल में स्थान नहीं। न कौशल में बहुत कुछ अधिकार है, प्रतिनिधियों के हाथ में होगा, और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अन्य अधिकारियों के हाथ में जाए। मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हजार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए कहाँ है? रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर सकती हैं। मुझे भी साल में 1,500 रुपये उनसे मिल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगा। पहले आप यह बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, पर फ्री पास मिल जाए। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की लिज्जत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपए की हथेली खोल देंगी और एक एक वोट पर असरफियाँ चढ़ाने लगेंगी, तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपए से जीता जा सकता है? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज़ है। लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जनसेवा की? और सच पूछिए तो उस बार भी मैं अपने मतलब से गई थी, उसी तरह जैसे राज साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल जाति सब धन के सामने है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवाखाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी हो। मेरा और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह के कौशल बन रहे हैं, उसके लिए रानी साहब ही ज़्यादा उपयुक्त हैं। उधर मैदान में मेहता की टीम कमज़ोर पड़ती जाती थी। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी। मिर्जा इस फन में उस्ताद थे। मेहता ने ततीलियों अभिनय के अभ्यास से काटती थी। रूप भरने में वह अच्छों को चकित कर देते थे, और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और परियों की भी। मालती का ध्यान उधर ही लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से उबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है। मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को यह क्या सनक सूझी? व्यर्थ अपनी भद्द करा रहे हैं। इसमें भद्दे कहे कि भद्द
दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने, समझते थे यह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चिढ़ाया, अब खेल ही खत्म हो जाता है। मज़ा आएगा जब मिर्जा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब ची बोलेंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इस तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई। आपकी तो हिम्मत ना पड़ी बाहर निकलने की। मैं गंवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में भी मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती उन्हें फटकार कर बता कर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल ख़त्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते। यहाँ भी अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उसकी तरफ से होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं। जो जो अंत समीप आता जाता लोग अधीर होते जाते और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था वह तोड़ दिया गया। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चली थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुँची और मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पाठ खेलना पड़ेगा। अब सारा दारोमदार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली में लौट आए तो उनका पक्ष बचता है। ना हार कर सारा अपमान और लज्जा लिए उन्हें लौटना पड़ता। वह दूसरे पक्ष के जिसने आदमियों को छू कर अपनी पाली में आएंगे, वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ ची उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। वह मेहता चले जनता के चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तमन्ना अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता इतने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे थे, उनके प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती, कोई आगे को झुक पड़ता। वातावरण गर्म हो गया। पारा ज्वारा बिंदु पर आ पहुंचा। मेहता शत्रु दल में घुसे। दल पीछे हटता जाता। उनका संगठन इतना दृढ़ था कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा। बहुतों की आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष को 10 आदमियों को तो जिला ही लेंगे। वे निराश होते जा रहे थे। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते और मेहता के कमर पकड़ लेते। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे थे। मिर्जा ने पाली की तरह खींचे लिए आ रहे थे। लोग उन्माद हो गए। अब उनका पता चलना मुश्किल था कि कौन खिलाड़ी है, कौन तमसाई। सब एक से डगमग हो गए। मिर्जा और मेहता में मल्लयुद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बुढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाएं तो उनके 50 आदमी जी उठते, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें बीर बहुटी बनी हुई है, पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार उनके पीठ पर हुमुच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, यह फेयर नहीं है, बाजी डर रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक यह ची ना बोलेंगे मैं हरगिज ना छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमुच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ। आप इनसे कह दें ची बोले और अभी उठ जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उसकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही।
आप न छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब ज़मीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां और छल्लियां उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई, कोई समझ नहीं ना सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा और लिया हुए सामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी को एक बरगी पलट जाने का विस्मय था। सभी मेहता के जीवन को और दम और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नरगिया मांग ली गई थी। उनके एक एक नारंगियां मांग ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। सामियाने में मेहमानों ने के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार की जीत में बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी। जब ही तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती हैं। बोली, आप बड़े बेमुरौवत आदमी हैं मिर्जा जी। मुझे आज मालूम हुआ। कसूर किनका था, यह क्यों ची नहीं बोलते? मैं तो चीना बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए। मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था। मिट्टी से सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते। गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी? मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं गोवा, यह भी छिपाने की बात है? नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं। क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं मिस मालती आपकी कपेनियम बनकर रहेंगी? मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन है, खुशमिजाज है, समझदार है, रोशन ख्याल है, और भी उनमें कितनी खूबियां हैं। लेकिन मैं अपना जीवन संगनी में जो बात देखना चाहता हूँ वो उनमें नहीं है और न शायद हो सकती है। मेरे जेहन में औरत का और त्याग की मूर्ति है, जो अपने जवानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से क्यों उसकी आशा करता है? मर्द में वह समर्थ ही नहीं। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खोह में जा बैठेगा और शरबत में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझ कर ही कि वह ज्ञान का पुतला है और सीधा ईश्वर में लीन होगा की कल्पना किया। स्त्री पृथ्वी भात धैर्यवान है, भात समंत है, सुषूण है। पुरुष भी नारी के गुण आ जाते हैं तो महात्मा बन जाती है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाती है और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर, जो सर्वस्व में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसी को प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूँ तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री से को प्यार करूँ तो भी उसकी ईर्ष्या ना जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। अगले दिन। धन्यवाद।